नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका ज्योग्राफी के सेशन में। फिर से कुछ नई और इम्पॉर्टेंट बातों के साथ हम डिस्कशन शुरू करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में वीडियो में आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज उसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग का प्रभाव देखेंगे आइंस्टीन रिंग जो बनती है उसके रूप में। आइंस्टीन रिंग होती क्या है साथियों? तो हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग में देखा था कि एक प्रकार की प्राकृतिक ब्रह्मांडीय दूरबीन है, मतलब प्रकृति के द्वारा जिस प्रकार का कार्य किया जाता है। इसको फिर से मैं शॉर्ट में समराइज कर दूं, उसके बाद आइंस्टीन रिंग जो पीछे लगा हुआ है उसको मैं आपको समझा दूंगा। साथियों, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब होता है कि सपोज मान लीजिए किसी स्रोत से, कोई स्रोत है, कोई तारा है, क्वासर है, उससे क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी तक पहुंच रहा है, लेकिन पृथ्वी और स्रोत के बीच में एक बहुत बड़ी आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो प्रकाश होता है वो मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की यही क्रिया ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाती है इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में। इसी क्रिया की वजह से क्या होता है साथियों, आइंस्टीन रिंग बनता है। आइंस्टीन रिंग कैसे बनता है? कोई क्वासर या किसी प्रकार के कोई तारे से कोई प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश एक बीच के अवरोध से होते हुए पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ये तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक सीधी रेखा में, रेक्टिलिनियर पोजीशन है, संरेखित है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो स्रोत पीछे है, बीच में अवरोध आकाशगंगा है, एक विशालकाय अवरोध है और पृथ्वी है। तो विशालकाय अवरोध से क्या होगा, प्रकाश मुड़ेगा और मुड़ करके एक विकृत रिंग बनाएगा, एक टूटी फूटी सी रिंग बनाएगा, और उस रिंग को हम क्या कहते हैं साथियों, आइंस्टीन रिंग कहते हैं। यही चीज पीछे लिखा हुआ है साथियों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, सिविल सेवाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथियों देखिए क्या लिखा हुआ है, इस प्रघटना को किसकी बात कर रहे हैं हम, आइंस्टीन रिंग की बात कर रहे हैं। ये आइंस्टीन रिंग नाम से ही समझ में आ रहा है साथियों, इसको आइंस्टीन चॉल्सन रिंग भी कहते हैं। आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसके आधार पर इसे समझा जाता है। यही चीज लिखा हुआ है कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर क्या किया जाता है, इसे अनुमानित किया जाता है। किसे? आइंस्टीन रिंग को। यह रिंग तब बनता है जब कई मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी क्वासर या तारे से प्रकाश पृथ्वी तक एक विशाल अवरोध या वस्तु, जिसको हम आकाशगंगा के रूप में पहचान सकते हैं, से होकर आता है। वस्तुतः ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण क्या होता है साथियों, प्रकाश देखेंगे, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण प्रकाश मुड़ जाता है। यदि स्रोत, लेंस और पर्यवेक्षक तीनों संरेखित है, अर्थात अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में स्थित है, तो प्रकाश के अंगूठी के रूप में यह प्रकाश किसके चारों ओर दिखाई देता है, उस आकाशगंगा के चारों ओर दिखाई देता है। आवश्यकता इस बात की है कि जो स्रोत, लेंस और पर्यवेक्षक, मतलब पृथ्वी पे खड़ा पर्यवेक्षक है, उसको क्या होना चाहिए, तीनों को संरेखित या एक सीधी रेखा में होना चाहिए। साथियों यहां पर मैंने एक आइंस्टीन रिंग बनाई हुई है, आप देख रहे हैं बीच में स्रोत है, उसके चारों ओर ये रिंग बनी है टूटी फूटी से, इसी को आइंस्टीन रिंग कहते हैं। ये बहुत शानदार दिखाई देती है, सफेद और हल्के आसमानी रंग की बहुत ही शानदार रिंग दिखाई देती, कभी कभी इसमें लाल प्रकाश भी दिखाई देता है। साथियों देखेंगे कि वस्तुतः स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच स्थित आकाशगंगा रूपी विशाल अवरोध के कारण, यह अवरोध जो है आकाशगंगा का, वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राकृतिक लेंस के रूप में क्या कार्य करता है, और स्रोत से आने वाले, देखेंगे स्रोत से आने वाले प्रकाश को विरूपित रिंग जैसा बना देता है। सीधी सी बात है, अगर बीच से आप उस आकाशगंगा के अवरोध को निकाल देंगे तो आइंस्टीन रिंग नहीं बनेगी। आइंस्टीन रिंग तभी बनती है जब स्रोत पीछे हो, ठीक है, एक तरफ स्रोत हो, एक तरफ आप देखेंगे कि प्रकाश स्रोत के बाद एक तरफ पर्यवेक्षक हो, और बीच में क्या होना चाहिए, कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो अवरोध के रूप में कार्य करे, तभी आपकी आइंस्टीन रिंग बनती है। ये एक विरूपित रिंग है। आप देखेंगे ये एक पूर्ण वृत्त के रूप में दिखाई देती है, लेकिन साथियों ये पूर्ण वृत्त होती नहीं, थोड़ी सी टूटी फूटी वृत्त होती है। आगे देखेंगे साथियों, ये हमने पूरा का पूरा आइंस्टीन रिंग का डिस्कशन किया है, इसके पहले ही क्लास को आप जरूर देखिएगा, उसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमने डिटेल में डिस्कस की थी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के आधार पर ही आइंस्टीन रिंग की प्रघटना को समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों ब्लेजार क्या है, ब्लेजार के बारे में आपको बता दें। ब्लेजार एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है, आकाशगंगा में क्वासर से युक्त नाभिक और उसका सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आकाशगंगा जिसमें क्वासर्स से युक्त नाभिक और उसमें सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है।
क्वासर्स से युक्त नाभिक, क्वासर्स का मतलब होता है अत्यधिक प्रकाशमान हिस्सा जो तारा पुंज है या तारों में बदलने वाला है साथियों, ध्यान रखिएगा। और साथ में उसके साथ क्या होना चाहिए, एक बहुत ही अधिक घनत्व वाला ब्लैक होल होना चाहिए, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ठीक वैसा ही ब्लैक होल जैसे हमारी आकाशगंगा में है साथियों। देखेंगे कि नासा ने क्या किया है, फर्मी गामा रे टेलीस्कोप से, किसकी सहायता से, फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से, यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ये नाम, कि फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से दूरस्थ ब्लेजार्स को पहचाना है, दूरस्थ ब्लेजार्स को पहचाना है, बहुत दूर के ब्लेजार्स को पहचाना है साथियों। इससे क्या निकलता है, इससे जो ऊर्जा विकिरण निकलता है, अगर उसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये ऊर्जा विकिरण एक्स किरणों की अपेक्षा 10 करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। वही चीज लिखी हुई है, देखेंगे साथियों कि इनसे निकलने वाले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा का जो मान है एक्स किरणों की ऊर्जा से 10 करोड़ गुना अधिक होता है। ब्लेजार्स क्या है कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्वासर्स के साथ सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं साथियों। नासा ने एक स्पेसिफिक टेलीस्कोप से, जिसका नाम क्या है, फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, इसकी सहायता से ब्लेजार्स का अध्ययन किया है। इससे निकलने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश में आप देखेंगे जो तीव्रता होती है या बल का मान होता है वो एक्स रे की अपेक्षा कितना अधिक होता है, 10 करोड़ गुना अधिक होता है साथियों। इन चीजों को नोट डाउन भी करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं ताकि चीजें आपको आराम से दिखाई दे सके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और डिस्कशन में लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है साथियों बेबी बूम गैलेक्सी। समझते हैं बेबी बूम गैलेक्सी क्या है। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि हम अगर मिल्की वे आकाशगंगा की बात करेंगे तो मिल्की वे आकाशगंगा में एक वर्ष में 10 से 12 तारों का निर्माण होता है। यह एक औसत है, किसी आकाशगंगा में औसत इतने ही तारे बनते हैं। लेकिन अगर किसी आकाशगंगा में एक ही साल में 4000 से ज्यादा तारे बन जाए तो क्या स्थिति होगी साथियों। ऐसी ही आकाशगंगाएं जिनमें एक वर्ष में 4000 से ज्यादा तारों का निर्माण हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, बेबी बूम गैलेक्सी। ये स्टार बस्ट गैलेक्सी समूह की आकाशगंगाएं हैं जहां पर आप देखेंगे वर्ष भर में 4000 से ज्यादा तारों का निर्माण हो जाता है साथियों। यही चीज लिखी हुई है, देखेंगे आप कि ये तारे का निर्माण करने वाली अद्भुत मशीन कहलाती है। क्या कहलाती है, तारे का निर्माण करने वाली अद्भुत मशीन कहलाती है। देखेंगे वस्तुतः हमारी मिल्की वे में आकाशगंगा है जो मिल्की वे, प्रतिवर्ष 10 से 12 तारों का निर्माण ही होता है। लेकिन बेबी बूम गैलेक्सी में क्या होता है, प्रतिवर्ष आप देखेंगे 4000 या उससे अधिक तारों का निर्माण हो जाता है साथियों। आपको मैंने जैसा बताया कि स्टार बस्ट गैलेक्सी, स्टार बस्ट आकाशगंगा समूह की एक गैलेक्सी है। इसका अध्ययन कैसे किया गया है, तो ये देखिए हबल दूरबीन के द्वारा और जापान की सुबारू दूरबीन के द्वारा। नासा की जो हबल दूरबीन है और जापान की सुबारू दूरबीन है, उसकी सहायता से बेबी बूम गैलेक्सीज का अध्ययन किया गया है साथियों। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जो आपके काम के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा हुआ है वैम्पायर स्टार साथियों। क्या लिखा हुआ है, वैम्पायर स्टार। ये वैम्पायर स्टार होता क्या है, पहले शॉर्ट में आप समझ लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए कोई एक छोटा तारा है जो अरबों वर्ष पहले बना है, वो अपने बड़े साथी तारे से क्या करता है, लगातार ऊर्जा को लेता रहता है, ऊर्जा को अवशोषित करता रहता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे परजीवी होते हैं, परजीवी पौधे। सपोज मान लीजिए एक अमरबेल है, वो क्या कर रही है, आम के झाड़ पे चढ़ रही है। लता होती है अमरबेल, वो आम के झाड़ पे चढ़ रही है, तो आम के झाड़ से क्या करती है, आप देखेंगे उसकी चूषक जड़ें आम के झाड़ से रस लेती रहती है। वैसे ही जो वैम्पायर स्टार एक छोटा तारा है जो अपने बड़े साथी तारे से क्या होता है, ऊर्जा और द्रव्यमान खींचता रहता है साथियों, और इसको खींच करके अपने द्रव्यमान ऊर्जा का मान बढ़ाता रहता है। ऐसे ही छोटे तारे को हम क्या कहते हैं, वैम्पायर स्टार कहते हैं। भारत का जो प्रथम आप देखेंगे कि अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोसैट। इस एस्ट्रोसैट ने ऐसे ही एक अद्भुत तारे का पता लगाया जो लगभग 6 अरब वर्ष पुराना है साथियों। ये तारा क्या कर रहा है, अपने साथी तारे से, साथियों अपने साथी तारे से ये लगातार क्या कर रहा है, ऊष्मा को अवशोषित करता जा रहा है, लेता जा रहा है, जिससे बड़ा आकाशीय पिंड धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। यही है वैम्पायर स्टार का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। एक बार इसको मैं पढ़ देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, ऐसा छोटा तारा जो अपने साथी बड़े तारे से द्रव्यमान और ऊर्जा खींचता है और अपेक्षाकृत अधिक विशाल, ऊष्मा युक्त और नीला हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा छोटा तारा क्या कहलाता है, वैम्पायर स्टार कहलाता है साथियों। देखेंगे भारत की जो पहली अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोसैट है, इसने ऐसी एक परिघटना का पता लगाया है जिसमें एक छोटा 6 अरब वर्षीय वैम्पायर स्टार क्या कर रहा है साथियों, एक बड़े आकाशीय पिंड को लगातार नष्ट कर रहा है, क्योंकि उससे क्या लेता जा रहा है, उससे द्रव्यमान और ऊर्जा खींचता चला जा रहा है साथियों। इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चलते हैं।
बिल्कुल कम शब्दों में काम की चीजें मैंने आपको बता दी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एस्ट्रोनॉमी की जो क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वो है स्टेला स्टार्स का। साथियों स्टेला स्टार्स क्या होते हैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए स्टेला स्टार्स का मतलब होता है साथियों, जब भी हम क्या करते हैं बहुत सुदूर तारों के निर्माण की प्रघटना को देखने की कोशिश करते हैं तो जो खगोलीय कण के बादल हैं, जो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल पार्टिकल्स हैं, इनके बादल होते हैं और ये इतने घने बादल होते हैं कि टेलीस्कोप की सहायता से भी आप इनके अंदर जाकर के क्या स्थिति बन रही, क्या हो रहा है उसको देख नहीं सकते। लेकिन इंफ्रारेड टेलीस्कोप, स्पिट्जर टेलीस्कोप का एक पार्ट है इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जो इस प्रकार का टेलीस्कोप है कि उससे आप इन खगोलीय कणों के घने बादलों के बीच में भी जाकर के देख सकते हैं। तो इस इंफ्रारेड टेलीस्कोप की सहायता से आपको यह पता होना चाहिए कि 5400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ऐसे एक तारों के निर्माण के पुंज का पता लगाया गया है जिसको स्टेला स्टार्स कहा गया है। ये बादल के अंदर तारे लाखों की संख्या में बन रहे हैं साथियों, और इसको बाहर से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं देखा जा पा रहा है? क्योंकि बहुत घने आप देखेंगे नेबुला, या जिसको बोल सकते हैं जैसे आप देखेंगे बादल होते हैं पानी के या धूल का गुबार होता है, उसके अंदर देखा जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे ही आप देखेंगे अंदर देखा जाना मुश्किल है। लेकिन इंफ्रारेड टेलीस्कोप की सहायता से जब अंदर देखा गया तो बहुत आश्चर्यजनक चीज देखी गई कि लाखों की संख्या में यहां तारों का निर्माण हो रहा है, तारे अपने विकास की अवस्था में विद्यमान है। यही पूरा ग्रुप क्या नाम दे दिया गया? इसी पूरे ग्रुप को स्टेला स्टार्स नाम दे दिया गया। साथियों यहां पर यही चीज लिखी है कि सुदूर अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं खगोल की कणों के घने बादल के कारण दूरबीन से भी आकाशीय पिंडों को देख पाना संभव नहीं हो पाता। जैसा मैंने कहा ये बादल इतने घने होते हैं कि टेलीस्कोप भी फेल हो जाता है। लेकिन क्या है कि स्पेसिफिक टेलीस्कोप है, जो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है उसी में लगा हुआ है एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप। साथियों इसका नाम ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड टेलीस्कोप की सहायता से इन घने बादलों के बीच में भी देखा जा सकता है। ठीक है ना। इस टेलीस्कोप ने 5400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित घने खगोल की कणों के बीच उत्पत्ति की अवस्था में, साथियों उत्पत्ति की अवस्था में देखेंगे विद्यमान लाखों तारों का पता लगाया है। ठीक है, इन्हें ही स्टेला स्टार्स का नाम दिया गया। लाखों तारे वहां पर क्या हो रहे हैं? विकास की अवस्था में है, शैशव अवस्था से धीरे धीरे विकसित होते चले जा रहे हैं, जिनका पता इंफ्रारेड टेलीस्कोप से लगाया गया और इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया है? स्टेला स्टार्स नाम दे दिया गया। साथियों देखेंगे कि सारे के सारे जो आपके तारे स्टेला स्टार्स वो किस नेबुला का हिस्सा है? तो ये ट्रिफिड नाम की नेबुला का हिस्सा है। वही चीज सामने लिखा हुआ है कि ये ट्रिफिड नेबुला का हिस्सा है। ट्रिफिड नेबुला नामक निहारिका में ये लाखों स्टेला स्टार्स मौजूद है। बहुत तेजी से इनका निर्माण और विकास यहां पर होता चला जा रहा है। अभी तक हमने देखा एस्ट्रोनॉमी में आकाश गंगाओं के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष थे उनको हमने डिस्कशन में ले लिया साथियों। अब इसके बाद बहुत अधिक चीजें डिस्कशन के लिए नहीं है, इतनी पर्याप्त है। अब हम किस में चले आएंगे? जैसे हमने कॉस्मोस का अध्ययन किया या यूनिवर्स का, उसके बाद हमने आकाश गंगाओं का अध्ययन किया। भूगोल के अध्ययन के लिए जो तरीका हमने अपनाया था कि सबसे बड़ी से सबसे छोटी यूनिट पे जाएंगे, तो आकाश गंगाओं के बाद अब छोटी यूनिट क्या मिलेगी हमें? सौरमंडल या सोलर सिस्टम। अब हमें सोलर सिस्टम का डिस्कशन करना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कुछ चीजें। लेकिन यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है सोलर सिस्टम को समझने के पहले, कि सोलर सिस्टम एक्चुअल अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है। ये मंदाकिनी आकाशगंगा या मिल्की वे आकाशगंगा का ही एक छोटा सा, जैसे समुद्र में तिनका होता है वैसे ही छोटा सा एक हिस्सा है। इतना बड़ा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में तिनके के समान वजूद रखता है साथियों। अब ये सौरमंडल है क्या? इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो सामान्य शब्दों में साथियों हम कह सकते हैं कि सौरमंडल सूर्य के साथ साथ ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतुओं इत्यादि का समूह है। यही चीज लिखी हुई है। देखेंगे साथियों कि सौर परिवार में क्या क्या स्थित है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि स्थित है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे कि सूर्य केंद्र में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य ही वो प्रमुख तारा है जिससे संपूर्ण सौरमंडल को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो सूर्य केंद्र में स्थित है जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। साथियों एक बार इसको ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें साथियों इसको जल्दी से, फिर आगे पूरे सौरमंडल की संरचना को हम समझते हैं। आगे चलेंगे, मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सॉरी, आगे देखेंगे। अब आपके सामने ये एक पिक्चर है। ये जो पिक्चर है साथियों ये सौरमंडल की पिक्चर है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सूर्य और सूर्य के साथ जो अन्य प्रमुख आपके सौर परिवार के सदस्य हैं उनको मैंने यहां दर्शाया हुआ है।
यहां पर आप देखेंगे कि ग्रह भी हैं, ग्रह के साथ क्षुद्र ग्रह पेटी भी है। उपग्रहों को यहां पर नहीं दर्शाया गया है क्योंकि एक ही बोर्ड में सारी चीजों को बहुत डिटेल में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसका हम अध्ययन करते हैं कि सौर मंडल में यहां पर कौन सी चीज कहां पर और किसका क्या महत्व है। सबसे पहले देखेंगे साथियों यहां पर कि जो सूर्य है, सूर्य से दूरी के आधार पर आप देखेंगे कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो अब ग्रहों की श्रेणी में 2006 के बाद नहीं है, लेकिन फिर से उसको ग्रहों की श्रेणी में शामिल करने की बात चल रही, बट अभी वो शामिल नहीं है। आगे देखेंगे साथियों कि इसको एक बार मैं हिंदी में बता दूं। मरकरी मतलब बुध, वीनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस नेपच्यून, अरुण और वरुण। अब यहां पर देखेंगे सूर्य से सबसे पास जो दो आपके क्या है ग्रह हैं जिसको हम कहते हैं बुध और शुक्र, ये क्या कहलाते हैं साथियों, लिखा हुआ यहां पर इंफीरियर प्लैनेट्स। क्या कहलाते हैं, लघु ग्रह या इंफीरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को क्या कहा जाता है साथियों, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह का मतलब होता है ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान है, पृथ्वी सदृश है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कि जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चार के चार जो बड़े ग्रह हैं इनको एक साथ क्या कहा जाता है साथियों, जोवियन ग्रह कहा जाता है या बृहस्पति सदृश ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, जोवियन ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह कहा जाता है। आगे देखेंगे इसके बाद कि जो मंगल है और जुपिटर है उसके बीच में आप देख रहे हैं एक पट्टी है। ये जो पट्टी है क्या कहलाती है साथियों, ये पट्टी कहलाती है एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटिका। इस क्षुद्र ग्रह पेटिका में साथियों आप देखेंगे 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े आकाशीय पिंड हैं या पत्थर जैसे टुकड़े हैं जो क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। यह बात कही गई है कि भविष्य में हो सकता है कि ये छोटे छोटे से जो आकाशीय पिंड है एक दूसरे से मिल जाएं और मिल करके एक ग्रह का रूप ले लें। ऐसी संभावना, ऐसी परिकल्पना व्यक्त की जाती है। साथियों आप देखेंगे कि नेपच्यून के बाद भी कुछ है। नेपच्यून के बाद क्या है, आपको ये देख रहे हैं कि एक डिस्क नुमा संरचना दिख रही है, बिल्कुल जैसे क्षुद्र ग्रह पेटिका में आपने देखी थी। ये जो डिस्क होती है ये अंतरिक्ष मलबे की डिस्क है और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम प्लूटोनिक क्षेत्र कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, प्लूटोनिक क्षेत्र, या इसके साथ साथ इसको कुइपर बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुइपर बेल्ट। यहां पर अंतरिक्ष मलबा है, इस मलबे से ही धूमकेतु क्या होते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं और कई बार ये इस सौर मंडल में अन्य ग्रहों की जो कक्षा है सूर्य की परिक्रमा करने की उसको काट करके उसके भीतर चले आते। तो ये जितने भी धूमकेतु हैं या पुच्छल तारे, उनका निवास ग्रह, उनका निवास स्थान क्या है, तो ध्यान रखिएगा यही कुइपर बेल्ट या प्लूटोनिक क्षेत्र है। ये एक छोटा सा मैंने आपको पिक्चर दिखाया किसका, सौरमंडल का। साथियों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है चीजें आपको इसमें समझ में आ रही हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति है ये ऐसे ग्रह हैं जो नग्न आंखों से हमें दिखाई दे सकते हैं। कैसे ग्रह साथियों, जो नग्न आंखों से हमें दिखाई दे सकते हैं। फिर से एक बार इसमें मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए, एक बार रिवाइज करा देता हूं क्योंकि ये फैक्ट्स एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। सबसे पहली बात है साथियों, देखेंगे कि लघु ग्रह कौन कौन से हैं। लघु ग्रह है आपके बुध और शुक्र। उसके बाद पृथ्वी सदृश ग्रह या पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है साथियों, देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद देखेंगे जो क्षुद्र ग्रह पेटी है किसके बीच में स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटिका स्थित है। जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, तो जोवियन ग्रह कहते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, या फिर आप देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको हम क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह, या इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह। आगे देखेंगे इसके बाद कि अरुण के बाद क्या है, एक क्षेत्र है जिसको प्लूटोनिक क्षेत्र कहा गया है। प्लूटोनिक क्षेत्र, ये नाम प्लूटो के आधार पर ही दिया गया है, जो पहले क्या था, ग्रहों की श्रेणी में शामिल था, बाद में उसको ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। वर्तमान समय में साथियों उसको फिर से ग्रहों की श्रेणी में शामिल करने की बात चल रही है। असल में होता क्या है कि 20 वर्षों तक 1979 से 1999 तक ये प्लूटो ने क्या किया था, सूर्य का चक्कर लगाते समय ये नेपच्यून को क्रॉस करके नेपच्यून की अपेक्षा सूर्य से ज्यादा निकट आ गया था। जबकि ग्रहों की परिभाषा के लिए एक बात कही गई थी कि कभी भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को या कक्षा को काटेगा नहीं, लेकिन इसने काट दिया था, इसलिए इसको क्या किया गया, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया अध्ययन की दृष्टि से। लेकिन वर्तमान समय फिर से इसको ग्रहों की श्रेणी में शामिल करने की बात चल रही है। साथियों देखेंगे जो कुइपर बेल्ट है एक्चुअल क्यों फेमस है, कुइपर बेल्ट इसलिए फेमस है क्योंकि ये यहीं से पुच्छल तारे, धूमकेतु क्या होते हैं, चलते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, कई बार ये सौर मंडल के भीतर भी प्रवेश कर जाते हैं। आगे चलते हैं साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखेंगे। सबसे पहले अब हमें सौर मंडल की संरचना में सूर्य को सबसे पहले समझना है।
सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पीछे लिखे हुए हैं जिनको आपको थोड़ा याद रखना है साथियों। ये एग्जाम में आते हैं और आपसे बनने चाहिए। 5-6 बार रिवीजन के बाद आपको इसको क्या कर सकते हैं, आराम से दिमाग में बैठा सकते हैं। देखेंगे साथियों, सबसे पहले जो सूर्य का व्यास है, सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर, लगभग कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी के व्यास का कितना है, ध्यान रखेंगे 110 गुना। कितना है साथियों, 110 गुना। इसके बाद देखेंगे द्रव्यमान कितना है सूर्य का, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। कितना है, 3,32,000 गुना। तो हमें पृथ्वी का द्रव्यमान पता होना चाहिए कितना है साथियों, पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.9 इंटू 10⁻²4। कितना है, 5.9 × 10⁻²24। नेक्स्ट देखेंगे साथियों आयतन, सूर्य का आयतन कितना है, तो पृथ्वी के आयतन से लगभग 13 लाख गुना है। कितना है साथियों, पृथ्वी के आयतन से लगभग 13 लाख गुना है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य का तलीय गुरुत्व कितना है, तलीय गुरुत्व मतलब धरातलीय गुरुत्व, ये पृथ्वी के गुरुत्व से 28 गुना अधिक है। कितना है, पृथ्वी के गुरुत्व से 28 गुना अधिक है। साथियों देखेंगे कि सूर्य का जो केंद्रीय घनत्व है वो कितना है, वो लगभग 100 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सूर्य का केंद्रीय घनत्व लगभग 100 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर देखेंगे कुछ फैक्ट्स और है सूर्य से रिलेटेड, उसको देख लेंगे, फिर एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे साथियों। देखेंगे सबसे पहले सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का मतलब सूर्य की आंतरिक संरचना में सबसे अंदर वाले भाग में चले जाएंगे। अभी हम आंतरिक संरचना देखेंगे सूर्य की, तो सबसे अंदर वाले भाग का टेंपरेचर कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है साथियों, सूर्य के धरातल का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। जहां सामान्य धरातल है, जहां पर सौर कलंक या सनस्पॉट नहीं पाए जाते, वहां पर टेंपरेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। साथियों देखेंगे सौर कलंक का तापमान कितना होता है, मैंने अभी सनस्पॉट की बात की, तो सनस्पॉट का तापमान अगर हम अम्ब्रा पेनम्ब्रा सबको देखेंगे अलग अलग, तो 1500 डिग्री से 4500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों सूर्य से ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो कितना होता है, तो 10⁻26 जूल पर सेकेंड, 10⁻26 जूल पर सेकेंड। इसको हम क्या कर सकते हैं साथियों, जो कार्बन साइकिल है बेथे ने प्रस्तुत किया था, उस कार्बन साइकिल के हिसाब से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन साइकिल में ये जो ऊर्जा निकलती है उसको हम किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, MeV में देखते हैं। 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस चीज को हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों उसके बाद कि सूर्य का अक्षीय घूर्णन कितने समय में पूरा होता है। अक्षीय घूर्णन मतलब जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना साथियों, वैसे सूरज भी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमता है। एक घूर्णन ये लगभग 25 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 25 दिनों में। घूर्णन की दिशा क्या है, वही है जो पृथ्वी की है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ये अक्षीय घूर्णन करता है। 25 दिनों में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों सूर्य का जो परिक्रमण काल है, क्या सूर्य भी किसी चीज की परिक्रमा करता है, तो बिल्कुल करता है साथियों। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, उसके केंद्र में क्या है, आप देखेंगे बल्ज है। बल्ज के केंद्र में क्या है साथियों, बल्ज के केंद्र में सैजिटेरियस या SGR-A* ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल। इस ब्लैक होल और इस बल्ज के चारों ओर सूरज क्या करता है, गोल गोल घूमता है। कितने समय में एक बार गोल घूम जाएगा साथियों, ये लगभग आप देख रहे हैं लिखा है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में क्या करता है, एक बार गोल घूम जाता है। 25 करोड़ वर्ष का ये जो समय है वो क्या कहलाता है, एक ब्रह्मांड वर्ष या 1 कॉस्मिक ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, एक ब्रह्मांड वर्ष या 1 कॉस्मिक ईयर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि दिमाग में चीजें बनी रहें। सबसे पहले देखेंगे सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है, 110 गुना है। नेक्स्ट देखेंगे सूरज का द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना। यहां पृथ्वी के द्रव्यमान का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज। तो पृथ्वी के द्रव्यमान को मैंने लिख दिया है 5.9 इंटू 10⁻24। नेक्स्ट देखेंगे साथियों आयतन कितना है सूर्य का, तो पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना है। कितना है, पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना ज्यादा है। नेक्स्ट देखेंगे सूर्य का तलीय गुरुत्व कितना है। सूर्य का तलीय गुरुत्व साथियों देखेंगे पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। कितना है, पृथ्वी से साथियों 28 गुना अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे कि सूर्य का केंद्रीय घनत्व कितना है। सूर्य का केंद्रीय घनत्व लिखा है साथियों 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब फिर से आगे चलते हैं, आप देखेंगे यहां पर कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है, धरातल मतलब ऊपरी सतह का तापमान, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जहां पर सनस्पॉट होते हैं, सौर कलंक होते हैं, वहां तापमान थोड़ा सा और कम हो जाता है। कितना हो जाता है, तो आप देखेंगे तापमान 1500 से 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। अम्ब्रा पेनम्ब्रा इन क्षेत्रों में तापमान अलग अलग होता है। सौर कलंक को डिटेल में देखेंगे तो वहां आपको ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट देखेंगे साथियों सूर्य से ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो कितना होता है, तो 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड के हिसाब से होता है।
इसको साथियों हम देखेंगे कि इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, बेथे के कार्बन साइकिल से भी समझ सकते हैं, कैसे हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा, नाभिकीय संलयन की विक्रिया में कैसे ऊर्जा निकलेगी, सब हम समझेंगे आगे साथियों। नेक्स्ट देखेंगे कि सूर्य की अक्षीय घूर्णन अवधि कितनी है। सूर्य की अक्षीय घूर्णन अवधि साथियों ये पश्चिम से पूर्व अक्षीय घूर्णन करता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी करती है। 25 दिनों में एक घूर्णन, अक्षीय घूर्णन पूरा कर लेता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सूर्य का परिक्रमण काल कितना है साथियों। सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। कितना है? 25 करोड़ वर्ष, जिसको 1 कॉस्मिक ईयर या एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जो आपको और अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आकाशगंगा के केंद्र बल्ज के चारों ओर परिक्रमा करने की गति कितनी है। सूरज क्या कर रहा है? बल्ज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसे गोल 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 गोल। आकाशगंगा का केंद्र है बल्ज। किस गति से चक्कर लगा रहा है साथियों? तो देख रहे हैं 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह चक्कर लगाता है और 25 करोड़ साल में एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सूर्य की आयु कितनी है साथियों। कई एग्जाम्स में बार बार यह पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द एज ऑफ द सन। सूरज की आयु कितनी है? तो लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है। सूरज की आयु कितनी मानी जाती है साथियों? 5 अरब वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है साथियों। 8 मिनट 18 सेकंड। ये कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, जिसको हम एक खगोल की इकाई कहते हैं, उसको ले लेंगे, जो कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। उसमें आप प्रकाश की चाल का क्या कर लेंगे? भाग दे देंगे, डिवीजन कर देंगे। प्रकाश की चाल कितनी होती है साथियों? प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जब आप 14 करोड़ 96 लाख में 3 लाख का भाग देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग 498 मिलेगी। ये जो 498 वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे? 498 सेकेंड। इसमें आप 60 मिनट के हिसाब से इसको क्या करेंगे? फिर से रीडिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे 8 मिनट 18 सेकेंड का समय आता है। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 14 करोड़ 96 लाख बटे 3 लाख। ऐसा करके जब आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 मिनट 18 सेकेंड। साथियों ये डिस्कशन हमने जितना भी किया, इसके बाद हमें देखना है कि सूर्य के बारे में और जानकारी चाहिए। अब सूर्य के बारे में और जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सूर्य के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, सूरज के बाहर कौन कौन सी परतें हैं। यहां पर आप देखिएगा, एक छोटा सा चित्र में बनाऊंगा, उसमें सारी चीजों को स्पष्ट कर दूंगा। मेरे साथ साथियों आप भी चित्र बनाइए। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य का सेमी सर्किल बना लेना है। यहां सूर्य के सेमी सर्किल को हम डिजाइन कर लेते हैं। ये एक सेमी सर्किल सूर्य का हमने डिजाइन कर लिया साथियों। आप लोग भी डिजाइन कर लीजिए मेरे साथ। इस डिजाइन में ही हम क्या करेंगे? सूरज के आंतरिक और बाहरी दोनों परतों का क्या कर देंगे? यहां पर एक्सप्लेनेशन कर देंगे। चीजों को लिख करके समझना, लेकिन जहां तक भूगोल की बात है साथियों, भूगोल में चित्र और मानचित्र का विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको हर चीज को चित्र से समझना जरूरी है। मेरे साथ इसको बनाते जाइए साथियों। अब इसको बीच में से हम डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से 2 पार्ट में, चीजों को समझने के लिए। ये 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो एक आपका 1/4 पार्ट मैंने बनाया है, उसमें हम देख लेते हैं कि सूरज की आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना की परतें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले परत हमने ये बना दी, दूसरी परत ये बना दी। ठीक है, जो पहली परत है साथियों उसको हम कहते हैं कोर या केंद्र। क्या कहते हैं? कोर या केंद्र। दूसरी परत क्या कहलाती साथियों? उसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन, या इसको हम विकिरण मेखला भी कह सकते हैं। विकिरण मेखला लिख लीजिएगा, विकिरण मेखला। उसके बाद जो तीसरा वाला आपका पार्ट है, इसको हम कहते हैं संवहनीय मेखला। संवहनीय मेखला। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन। क्या कहते हैं साथियों उसको? कन्वेक्टिव जोन। सबसे पहले कोर, फिर रेडिएटिव जोन, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन। जो कन्वेक्टिव जोन है साथियों, यहां पर आपको सेल्स बनानी पड़ेंगी, कोशिकाएं बनानी पड़ेंगी। ऐसे कोशिकाएं बना ले साथियों। नीचे आपकी बड़ी कोशिकाएं होंगी और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे कोशिकाएं कैसी होती जाएंगी साथियों? छोटी होती जाएंगी।
इसका मतलब क्या है कि सूरज है, सूरज का जो आउटर सरफेस है वो किससे बना है साथियों? कोशिकाओं से बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से। इस प्रकार से बना लीजिए, ये सूरज की आंतरिक संरचना है। अब उसके बाद सूरज की हम क्या करेंगे? बाहरी संरचना को इसमें दिखा देंगे, फिर सबका हम यहां कैलकुलेशन लिखेंगे। बाहरी संरचना में सबसे पहले साथियों ये मैंने खींच दिया पहली परत, फिर उसके बाद ये दूसरी परत, और दूसरी परत खींचते ही इसकी तीसरी परत अपने आप विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से बना लीजिए साथियों इसको। जो पहली परत है उसको हम फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। साथियों इसके बाद जो सेकंड वाली आपकी परत है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। साथियों क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर या फिर वर्णमंडल। इसको लिख देते हैं या वर्णमंडल। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी परत है साथियों उसको हम कोरोना कहते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो यही कोरोना वाला हिस्सा, इसको हिंदी में किरीट भी कहा जाता है, यही कोरोना वाला हिस्सा दिखाई देता है धरती से सूरज का डायमंड रिंग के रूप में। ठीक है, इसको जल्दी से बना लीजिए। इसके बाद कुछ चीजें इसमें और लिखनी है, वो भी मैं लिख देता हूं। ये बीच वाला हिस्सा है जो कोर का, इसका कितना होगा व्यास? ये होगा 3,48,000 किलोमीटर। ऐसे लिख लीजिए साथियों, 3,48,000 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि जो विकिरण मेखला है, इस विकिरण मेखला की चौड़ाई कितनी है? 3,82,000 किलोमीटर। तो यहां पर लिख सकते हैं इसकी चौड़ाई 3,82,000 किलोमीटर। लिख दिए साथियों 3,82,000 किलोमीटर। इसके बाद आपकी संवहनी मेखला जो कोशिकाओं से बनी है साथियों, इसको देखते हैं। इसकी चौड़ाई है लगभग 1,39,000 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 1,39,000 किलोमीटर। ये बिल्कुल ऐसा फिक्स यूनिट नहीं है जैसे गणित में 2 + 2 = 4 होता है। ये औसतन लिखा हुआ है साथियों। किसमें लिखा हुआ है? औसतन। तो इसको फिक्स यूनिट मत समझिएगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसके बाद सूरज की त्रिज्या और व्यास को भी देख लेते हैं कितना है। तो मैंने बताया था कि जो व्यास है सूरज का वो कितना है? वो 13,92,000। यहां पर लिख देते हैं 13,92,000 किलोमीटर। ये भी लगभग में है साथियों। इसके बाद व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो आधा क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर लिख देते हैं ये आधा, ये हो जाएगा साथियों 6,96,000 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6,96,000 किलोमीटर। जल्दी से इसको बना ले साथियों, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे सूर्य की घूर्णन गति और परिक्रमण गति भी हम इसको घंटे के हिसाब से देख लेते हैं। घूर्णन गति पहले सेकंड के हिसाब से बता देते हैं। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सूर्य की घूर्णन गति कितनी है साथियों? 1.99 किलोमीटर पर सेकेंड। 1.99 किलोमीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। ये सूर्य की घूर्णन गति, मैंने इसको यूनिट वाइज बता दिया है, पहले भी मैंने डिटेल में बताया, लेकिन यहां पर इसको लिख दिया फिर से। उसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य की यहां पर जो परिक्रमण गति है कितनी है? 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो परिक्रमण गति भी यहां पर लिख देते हैं साथियों। दो चीजें थोड़ा सा यूनिट वाइज ध्यान रखिएगा। सूर्य की परिक्रमण गति कितनी है साथियों? 8,28,000 किलोमीटर। नोट डाउन कर लें। ये 3 परतें हैं, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इन 3 परतों के बारे में हमें क्या करना है? कुछ चीजें समझनी है। पहले इन 3 परतों को लिख लें, आंतरिक और बाहरी परतों को। जल्दी से करिए, 5 सेकंड का समय इसको पूरा कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब देखेंगे सूर्य की आंतरिक परतों का सबसे पहले वर्णन करते हैं। आपने, मुझे उम्मीद है, लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सूर्य की आंतरिक परतें। सबसे पहले आंतरिक परतों की चर्चा करते हैं सूर्य की। यहां पर हेडिंग डाल लें, सूर्य की
आंतरिक परतें। कौन कौन सी आंतरिक परतें हैं साथियों सूर्य में? अभी हमने देखा, फिर से यहां पर लिख देता हूं जैसे आपको याद आ जाए। सबसे ऊपरी परत थी संवहनीय मेखला, संवहनीय मेखला, ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती परत कौन सी थी साथियों? आपने देखा विकिरण मेखला, विकिरण मेखला। उसके बाद आपने देखा सबसे भीतरी परत कौन सी थी? कोर या केंद्र, कोर या केंद्र। यहां पर देखेंगे जो संवहनी मेखला है इसको आप लिखेंगे सबसे बाहरी हिस्सा, आंतरिक परत का ये सबसे बाहरी हिस्सा है साथियों, लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखेंगे मध्यवर्ती हिस्सा, मध्यवर्ती हिस्सा। उसके बाद थर्ड नंबर पे लिख लेंगे सबसे भीतरी हिस्सा, सबसे भीतरी हिस्सा। साथियों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे भीतरी, मध्यवर्ती, बाहरी हिस्सों से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है। देखेंगे साथियों इसमें सबसे पहले कोर का डिस्कशन करते हैं। यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं कोर या केंद्र, ये लिख लिया मैंने, कोर या केंद्र। अब देखेंगे कोर या केंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथियों आपको पता होना चाहिए जब हम कोर या केंद्र की बात करेंगे तो पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा है, सबसे भीतरी हिस्सा है और यहां पर टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए प्रति सेकंड आप देखें कई मिलियन टन जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलती है। किस जरिए से? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है तो उस समय क्या होता है? ऊर्जा का भी बहुत अधिक उत्पादन होता है और यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में संपूर्ण अंतरिक्ष में फैलती है और पृथ्वी तक भी चली आती है। आप देखेंगे कि ऊर्जा के उत्पादन की इस क्रिया को हम बेथे के कार्बन साइकिल से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। लिखेंगे कोर का व्यास, कोर का व्यास कितना है? व्यास या फैलाव 3,48,000 किलोमीटर। लिखते जाइएगा साथियों कितना है? 3,48,000 किलोमीटर है। यह सबसे आंतरिक परत है, यहीं पर लिख देंगे सबसे आंतरिक परत। पीछे भी मैंने आपको बता दिया था, फिर से लिख देता हूं यहां पर सबसे आंतरिक परत, ठीक है। सूर्य की जो अंतरतम संरचना है उसका सबसे भीतरी हिस्सा क्या कहलाता है साथियों? कोर या केंद्र कहलाता है। हम देखेंगे यहां पर प्रति सेकंड लिख लेंगे, प्रति सेकंड कई मिलियन टन, कई मिलियन टन हाइड्रोजन, कई मिलियन टन हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा, संलयन की क्रिया द्वारा हीलियम में, हीलियम में बदलती है, बदलती है और विशाल ऊर्जा, विशाल ऊर्जा का उत्पादन, विशाल ऊर्जा का उत्पादन होता है। नोट डाउन कर ले साथियों। अब इसको हम हेंस बेथे के जो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है जिसको कार्बन साइकिल कहते हैं उसके हिसाब से समझ सकते हैं। पहले इतना लिख लें, फिर हेंस बेथे का जो साइकिल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। चलिए आगे चलते हैं। हेंस बेथे द्वारा, हेंस बेथे द्वारा बताई गई या प्रदर्शित की गई, द्वारा प्रस्तुत लिख सकते हैं सबसे अच्छा, प्रस्तुत ऊर्जा
उत्पादन चक्र, जो ऊर्जा उत्पादन चक्र है, या प्रक्रिया लिख लें साथियों, प्रक्रिया ज्यादा बेहतर होगा, तो प्रक्रिया लिख लीजिए, प्रक्रिया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, नीचे मैं लिख देता हूं इसको। 2 स्टेजेस में प्रक्रिया पूरी होती है साथियों, देखेंगे सबसे पहले जो 2 स्टेजेस में प्रक्रिया पूरी होगी, इसको मैं यहां पर एक जो केमिकल फॉर्मूला उसके हिसाब से लिख देता हूं। सबसे पहले पहला चरण, इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के ये पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स क्या करेंगे, आपस में इस प्रकार से जुड़ेंगे और जुड़ करके हीलियम के पार्टिकल का निर्माण करेंगे, हीलियम के पार्टिकल का निर्माण करेंगे, प्लस 2 पॉजिट्रॉन बनेगा, पॉजिट्रॉन लिख सकते हैं इसको, पॉजिट्रॉन बनेगा, और इसके साथ साथ प्लस क्या होगा, आप देखेंगे 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी। कितनी ऊर्जा निकलेगी, 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह प्रथम चरण है। अब द्वितीय चरण में क्या होगा साथियों, जो 2 पॉजिट्रॉन वहां पर बने, उन 2 पॉजिट्रॉन्स का विनाश होगा, लिखेंगे 2 पॉजिट्रॉन का विनाश। जब 2 पॉजिट्रॉन का विनाश होगा साथियों, तो फिर से ऊर्जा उत्पादन होगा, कितना, देखेंगे ऊर्जा उत्पादन होगा 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल ऊर्जा उत्पादन कितना हो गया, आप देखेंगे 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MeV का मतलब क्या होता है साथियों, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि हेंस बेथे ने उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में जो कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र प्रस्तुत किया है, उसमें बताया है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में किस प्रकार से सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल्स मिलकर के हीलियम के 2 पार्टिकल्स बनाते हैं, 2 पॉजिट्रॉन्स विमुक्त होते हैं और साथ में ऊर्जा निकलती है। टोटल ऊर्जा दोनों चरणों के पश्चात कितनी निकल रही साथियों, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी साइंस से रिलेटेड हैं, लेकिन भूगोल में पढ़नी पड़ती है, उन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए साथियों। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास 2 सेकंड या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों, जितनी चीजें आज हमने करी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे, सूर्य और आपका सौरमंडल ये कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छे से चीजों को रिवाइज करिए, बहुत सारे एग्जाम्स आपके पास में हैं, ये सारी चीजें आपके सफलता का आधार बनेगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं नई बातों के साथ, नए डिस्कशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।